गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। मैं राकेश चौहान आज आपको कराने वाला हूं एलटी ग्रेड के लिए जनरल स्टडीज का सेट नंबर 9 और यहां आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है और ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप एलटी ग्रेड की स्टडी नेक्स्ट फेम के साथ कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और हर एक क्वेश्चन से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस की और भी जानकारी देता रहूंगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट टाइम के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? बिजनेस करते थे, वो व्यापार करते थे। तो मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? बिजनेस करना, व्यापार करना। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो कंटेम्प्ररी सभ्यता है वो कंटेम्प्ररी सभ्यता कौन सी थी? तो चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तीन सिविलाइजेशन से कंटेम्प्ररी है। और तीनों सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो सभ्यता विकसित रही है वो कौन सी रही? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो वो है आपकी सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर के किनारे विकसित होती है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य काम क्या था? तो ये बिजनेस करते थे। किससे करते थे? तो मेसोपोटामिया से ये बिजनेस करते थे। सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की एज क्या होती है? तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता की एज मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जिसको खोजा गया था। और किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, हड़प्पा को। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए? यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और इसकी घोषणा कब कर दी जाती है? तो 3 जून 1947 को घोषणा कर दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। इंडिया कब आजाद हो जाता है यानी कि भारत कब आजाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। वहीं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है? कौन सी लाइन अलग करती है? तो वो है रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और बांग्लादेश को भी कौन अलग करती है? तो रेड क्लिफ। भारत और चाइना को अलग कौन करती है? तो वो है मैकमोहन। और वहीं भारत और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है? तो वो है डूरंड लाइन, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अब महात्मा गांधी की हत्या जब होती है वो दिन होता है हमारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। और महात्मा गांधी की हत्या कहाँ होती है? तो बिरला हाउस, दिल्ली के बिरला हाउस, यानी कि जब प्रेयर का टाइम था उस टाइम की हत्या होती है। और दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा यानी जापान का एक शहर हिरोशिमा जिस पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर। अब इस परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। इसको याद रखना है, लिटिल बॉय इसका नाम था। वहीं अमेरिका ने 9 अगस्त को फिर से एक परमाणु बम गिराया और वो गिराता है नागासाकी पर। कहाँ गिराया? नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया, वो गिराता है 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन।
फैटमैन नाम था इसका। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम गिराए जाते हैं। और वर्ल्ड वॉर कितने होते हैं? तो 2 वर्ल्ड वॉर होते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर चला 1914 से 18 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर कब चलता है? 1939 से 1945 तक। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखशियर को किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखशियर जो था वो किसके हेल्प से मुगल बादशाह बनता है, मुगल एम्पायर बनता है? तो राइट आंसर अली ब्रदर्स की हेल्प से। अली ब्रदर को सैयद बंधुओं भी कहा जाता है। तो अली ब्रदर्स की हेल्प से फर्रुखशियर क्या बनता है? किंग बन जाता है। और अली ब्रदर्स को किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, ये सभी अली ब्रदर्स की हेल्प से ही राजा बनते हैं। तो याद रखना, अली ब्रदर को क्या माना जाता है? किंग मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापी थी? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापी? इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापी थी। या अगर हम बात करें डायमीटर किसने दिया? तो इराटोस्थनीज ने। रेडियस किसने दिया? इराटोस्थनीज ने। क्योंकि डायमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। तो परिधि किसने मापी? इराटोस्थनीज ने। और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने साथ ही साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी बात कही थी। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रेडियस, डायमीटर, परिधि सब किसने दिया? इराटोस्थनीज ने। इसलिए इसको इराटोस्थनीज को क्या माना जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। वहीं हेरोडोटस को क्या माना जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? राइट आंसर इज हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान जो रिकॉर्ड किया गया अब तक वो है अल अजीजिया। और अल अजीजिया है लीबिया में। यहां पर कितना टेम्परेचर किया गया रिकॉर्ड? तो वो है 58 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 4 पार्ट, इसका हम देखें, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो जो नॉर्थ पार्ट होता है, नॉर्थ पार्ट चिनाब नदी के किनारे विकसित होता है, और वो पार्ट कौन सा था? वो था मांडा। क्लियर? अब बाकी जो हम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारा का सारा हम इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री में हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो वहां पर मैं आपसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या था। तो आप नेक्स्ट में को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री की मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने कब की? तो 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम था वो क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त था इनका रियल नेम स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था। तो शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा सत्यार्थ प्रकाश, एक बुक लिखी। और दयानंद सरस्वती ने यह बोला, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों में सब कुछ है, तो वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। उस टाइम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी याद रखना है। तो उसकी हेल्प से इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। किसको खत्म किया था? सती प्रथा को खत्म किया था राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी थी? तो राइट आंसर फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प की नीति को अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी लेकर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि जिस भी राजा का कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उसने अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया है
तो तो भी, और उसका नहीं है तो भी, तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज शासन में मिला लेना, ये इस नीति का काम था। हड़प की नीति इसी को बोला जाता है। और इसके तहत इसने सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। वहीं लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में क्या चलाया? ट्रेन चलाया। डाक सेवा भी किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। इंडिया में ट्रेन पहली बार कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में पहली बार ट्रेन चलती है। और ये कहाँ चलती है? मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर ये ट्रेन चलती है और इसका नाम क्या होता है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। बिहार में अफीम उत्पादन किया जाता था। और अफीम, एक क्वेश्चन और याद रखेंगे यहां से, नील दर्पण बुक किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक बुक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की? यानी कि आपका संसद कहां से लिया गया है? तो संसद लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसद। ब्रिटेन से लिया गया संसद, यानी कि बाई कैमरल जो सिस्टम है संसद में, वो कहां से अडॉप्ट किया गया? ब्रिटेन से। जैसे देखा होगा लोकसभा, लोकसभा क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं लोकसभा को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब क्या? राज्यसभा। क्लियर? तो ब्रिटेन से लिया गया आपका बाई कैमरल सिस्टम। वहीं कैग कहाँ से लिया गया? तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया। और सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है भारत की, वो कहाँ से ली गई? वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? राइट आंसर होगा आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। अब डीपीएसपी भारत संविधान के कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहां से कहां तक है? तो 36 से 51 तक है डीपीएसपी, याद रखेंगे। क्लियर? डीपीएसपी कहां से कहां तक? 36 से 51, पार्ट 4 में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी किस पार्ट में है? तो पार्ट 4 में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 से 51 में। कहां से अडॉप्ट किया गया? तो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में जो करेंसी की प्रिंटिंग है, करेंसी जो प्रिंट होता है वो होता है देवास में। तो 4 जगह करेंसी प्रिंट होती है। एक होता है मध्य प्रदेश के देवास में, वहीं महाराष्ट्र में होगा तो महाराष्ट्र के नासिक में होता है, महाराष्ट्र के नासिक में, मैसूर में, कर्नाटका का मैसूर, और वहीं आपका पश्चिम बंगाल में कहाँ होता है? तो वो होता है साल्बोनी में। पश्चिम बंगाल के साल्बोनी में, महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटका के मैसूर में, और देवास कहाँ है? एमपी में। और वहीं हम बात करें कॉइन मिंटिंग के टकसाल कहाँ कहाँ है? तो ये भी आप याद रख लेंगे। एक आपका नोएडा में है। क्लियर? जो सबसे हमारे नियर बाई कहाँ होता है? नोएडा। और ये भी 4 जगह कॉइन के टकसाल भी कहाँ है? तो ये भी 4 जगह। और हमने प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग भी कहाँ कहाँ है? 4 जगह याद रखना है, देवास, नासिक, मैसूर और साल्बोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आरबीआई एक्ट आता है और 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हो जाता है। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? तो 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। 34 में आरबीआई एक्ट आया, 1935 में स्टैब्लिश, और 1949 में क्या हो गया? ये नेशनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? राज्य में राष्ट्रपति की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी होगी? तो वो 3 इयर्स। कितना होगा? 3 इयर्स मैक्सिमम राष्ट्रपति का अधिकतम शासन सीमा है। ये याद रखना है, 3 साल ही लगाया जा सकता है मैक्सिमम। सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ये पंजाब में सबसे पहली बार लगाया गया था। क्लियर? और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 आर्टिकल के तहत लगता है। एक होता है 352, जो 352 है,
ये लगता है नेशनल इमरजेंसी। कैसा होता है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की कोई भी लिमिट नहीं होती। देखो अब किसी से युद्ध चल रहा है किसी देश से, तो हमें ये नहीं पता कितने साल चलेगा। हो सकता है 2 महीने में खत्म हो सकता है कि 2 साल में हो सकता है 5 साल में हो। तो 352 जो है नेशनल इमरजेंसी है। वहीं 356 की हम बात करें तो वो होता है हमारा स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 ईयर्स तक लगाया जा सकता है। और 360 ये गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो अभी आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो नेशनल इमरजेंसी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की कोई भी लिमिट नहीं है। और 21 आर्टिकल के तहत लगता है 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों ही लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, तीनों पास होते हैं अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये होगा इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? अभी आज ही आपको इसका आंसर मैंने बताया कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। चारों में से एक आंसर है, स्ट्राबो, अलेक्जेंडर, हिकेटियस या फिर हेरोडोटस। व्हाट इज राइट आंसर? कमेंट करना आपको कमेंट बॉक्स में। और कल का जो क्वेश्चन जिसे मैंने आपने बताना था, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। होप गाइस ये जनरल स्टडीज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। ऑल द बेस्ट, और इसी तरह पढ़ते रहिए और LT ग्रेड एग्जाम को क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।